हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10.1 से। एग्जाम्पल 10.1 ओके। देखो यहाँ पे डिटेल में आपको क्या क्या दिया हुआ है। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। देखो डिटेल हम लिखते जाते हैं। आपको मास ऑफ अर्थ मतलब कैपिटल एम दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके। एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। चलो मास ऑफ मून उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, चलो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। देखो बट ऐसा यूनिट सिस्टम में लेंथ का यूनिट मतलब जो डिस्टेंस का यूनिट है वो हमें लेना है मीटर। तो किलोमीटर में से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 1000। 1000 मतलब क्या हो गया 10⁻3 मतलब 10⁻5 ऑलरेडी है इंटू क्या करना पड़ेगा 10⁻3। और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का एडिशन करेंगे तो 10⁻5 + 3 दैट इज 10⁻8। इसीलिए यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर करेंगे। ठीक है, मतलब किलोमीटर टू अगर आपको मीटर जाना है तो पावर में आपको 3 इंक्रीज करना पड़ेगा। 5 था तो हमने कर दिया 5 + 3। ओके। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, और जी की वैल्यू आपको दी हुई है। चलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है तो हमें पता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। जी की वैल्यू रखे तो 6.7 इंटू 10⁻11। कैपिटल एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम डिवाइड बाय डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁻8 और उसका भी हमें यहाँ पे करना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेट 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, आपको खुद से ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज समझो एग्ज़ाम में आपके पास बहुत टाइम कम है तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको बाकी छोड़ दो और लास्ट 5 to 10 मिनट में करो ये। ठीक है, क्योंकि आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी का पेपर है उसमें थोड़ा टाइम छूट जाएगा। तो क्या करना है कि आपको इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ देना है, बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाओ और आराम से अगर आपके पास 5-10 मिनट्स बचे हैं तो आराम से कैलकुलेशन आपका पूरा करो। हाँ, अगर टाइम फिर भी नहीं बचता, सपोज आपके पास टाइम ही नहीं है 1-2 मिनट ही है और 1-2 मिनट में आप 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइड बाई 3.84 इंटू 3.84 ये सब इजीली तो नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है। समझना, इसी आंसर को हम लेके आएंगे अप्रोक्सीमेशन से, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा बट नियर अबाउट आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे समझो, तो करना क्या है हमें वो समझो।
कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलो सबसे पहले 6.7 है तो मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ 7। 6 है, अप्रोक्सीमेट में क्या कर दूंगा, वो तो ऑलरेडी 6 है ही। ये 7.4 है, उसको मैं 7 भी कर सकता हूँ 8 भी कर सकता हूँ, बट मुझे नीचे देखना है। नीचे 3.84 है, उसको मैं 4 बोल सकता हूँ नियरली, और उसका स्क्वायर है तो इंटू 4 एक और आएगा। अब नीचे मैंने नंबर इंक्रीज कर दिया है तो ऊपर भी मुझे नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इंक्रीज किया, देखो 3.84 का 4 किया, दूसरी बार भी 4 किया, मतलब नंबर मैंने इंक्रीज किया है नीचे, तो ऊपर भी मुझे इंक्रीज करना है अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम रखने के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने 6.7 का क्या कर दिया 7, तो यहाँ पे 7.4 है, उसका मैं कर देता हूँ 8। ओके, अब हमें ये पता है यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो हमें आंसर मिला 21। ठीक है, 21 इंटू 10 टू पावर, चलो क्या होगा, तो यहाँ पे पावर -11, समझो अभी तो पावर तो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे आप, -11 करना है, +24 +22 और -16। ठीक है, तो -16 क्यों, क्योंकि ये 8 2 ज़ार 16 होगा, बट पावर जब आप ऊपर जा लेके जाओगे तब नेगेटिव होगा। ओके, तो ये -16 और ये -11 मिलके हो गए माइनस कितने, तो 27, +24 +22 तो है ही, इनका मिलाओ तो -3 बचेगा, और -3 +22 करोगे तो 19 आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे 10 टू पावर बचता है 19, और अगर मैं एक पॉइंट और कम कर दूँ, यहाँ पे 2.1 कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मिल गया मुझे आंसर 20। देखो 2.01 तो नहीं मिला, बट 2.1 तो मिल गया। तो आप आंसर लास्ट में ऐसे लिखोगे, आप लास्ट में आंसर ऐसे लिखोगे नियरली इक्वल टू करके, मतलब देखो आपके पास जो साइन है वो इक्वल टू वाली नहीं होगी, नियरली इक्वल टू, मतलब आप ये टीचर को बोलना चाहते हो कि यहाँ पे मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं है बट इसके आसपास है। समझ में आया, तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से ये पूरा कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर लेके आओ। आपके पास टाइम नहीं है तभी ये करो, ठीक है, तभी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, और प्रैक्टिस करो कि इतने बड़े कैलकुलेशंस आप फटाफट कर पाओ। ठीक है, अभी नेक्स्ट थियरी हम देखते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी समझो, सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी हम यहाँ पे सोचते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं। एक सपोज बिल्डिंग है, आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी नहीं है, सिर्फ इतना सोचोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से आप एक तरफ एक छोटा सा एक पत्ता है उसको नीचे गिरा रहे हो। सपोज ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूँ, दूसरी तरफ मैं एक पत्थर फेंक रहा हूँ। अब दोनों तरफ मैं एक साथ ही रिलीज करूँगा नीचे की ओर, तो पहले कौन नीचे पहुँचेगा, बट ऑब्वियस यहाँ पे पत्थर है वो पहले नीचे आएगा, और ये जो पत्ता है उसको थोड़ा आने में टाइम लगेगा। मतलब जब पत्थर नीचे गिरेगा तब ये जो पेड़ का पत्ता है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कहीं पे झूल रहा होगा। ठीक है ना, अब टाइम अलग अलग क्यों लगता है, सबसे पहले ये जानने की ट्राई की थी गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, न्यूटन से पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, बहुत सारे प्लेनेटरी मोशंस के रूल निकाले, ओके, जिन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसका बेस रखा, उन्होंने ये सबसे पहले सोचा था कि ये दोनों एक साथ क्यों नीचे नहीं गिरते। तब उनको आइडिया आया था कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है वो इफ़ेक्ट करता है। देखो जो हैवी चीज़ है, ठीक है, जिनकी डेंसिटी हाई है,
उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे देखो, एक तो मास कम और एरिया ज़्यादा, इसीलिए जब ये पत्ता नीचे गिरता है तब एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक पत्थर है 5 किलोग्राम का और एक पत्थर है सपोज 20 किलोग्राम। अब दोनों को एक साथ रिलीज किया गया, एक ही हाइट से दोनों को एक साथ रिलीज किया गया, तो नीचे पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगा। यहाँ पे भी एयर रेजिस्टेंस होगा बट उतना इफेक्टिव नहीं। ठीक है। और दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भारी चीज़ है वो पहले नीचे गिरेगी और जो हल्की चीज़ है वो बाद में धीरे धीरे नीचे आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो पत्थर और जो ये पत्ता है वो दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। ठीक है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप बिना एयर वाले कंटेनर के अंदर करो, सपोज एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर एयर है ही नहीं, एयर हमने निकाल ली है। ठीक है। फिर अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिलीज करूं तो वो ज़मीन के ऊपर एक साथ नीचे गिरेंगे। मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, उसमें कहीं पे भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। ये 5 किलोग्राम है, ये 20 किलोग्राम है, बट फॉर्मूला में तो कहीं पे नहीं रखना है। मतलब जी की वैल्यू फिक्स है सबके लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब हर एक सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9.8 जितनी बढ़ेगी जब वो फ्री फॉल करेगा तब। ठीक है। और फॉर्मूला कौन से यूज़ करने हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला वही जो आप पहले से यूज़ करते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन में हमने डिराइव किए थे, आपको याद होगा। फिर एक था डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आप s से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है। अब एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी भी ले सकते हो प्लस जी भी, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। 11th स्टैंडर्ड में आओगे तब हम जी की वैल्यू नेगेटिव ही लेंगे ऑलवेज, क्योंकि वहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मोशन को अपोज करता है तो नेगेटिव और मोशन को सपोर्ट करता है तो पॉजिटिव। समझो कि ये अपवर्ड मोशन होती तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच रही है ना, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी मोशन को अपोज कर रही है, तब आपको जी की वैल्यू लेनी है नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन रहेगा नेगेटिव। और कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है तो कंटिन्यूसली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी उसको सपोर्ट कर रही है नीचे आने में। तो जब भी आप डाउनवर्ड मोशन की बात करोगे तब एक्सेलरेशन आपको लेना है पॉजिटिव। ठीक है। चलो, और एक और है यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं ना, वो चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी गैलीलियो, मतलब जो हमने साइंटिस्ट की बात की थी वो, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ रीजा इन इटली टू प्रूव द सेम। ठीक है। बहुत फेमस है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा इन इटली। ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। चलो, यहाँ तक क्लियर है। बाकी जो नॉर्मल हम फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला लगा के हमें कैलकुलेशन करना है। सिर्फ ये याद रखना है कि अपवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, क्योंकि मोशन को अपोज करेगा। डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सपोर्ट करता है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्लियर? ओके, ये दो चीज़ें याद रखोगे आप। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 10.2 से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, और अगर किसी को यहाँ पे भी कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट
कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।